कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक रिवीजन नॉर्मल ले लेते हैं अपन। सुनो सिर्फ, है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कैपिटल को यूज करने के लिए जो भी हम पे कर रहे हैं वो उसकी क्या है? कॉस्ट है। अपने को कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालना होता है कंपेयर करने के लिए। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ काम आता है ये डिसाइड करने के लिए कि कहाँ से फंड अरेंज करना है। उसके अलावा ये वहाँ डिसाइड होता ये वहाँ काम आता है जहाँ पे अपने को कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने होते हैं, क्योंकि कैपिटल बजटिंग में भी अपने को क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, क्योंकि डिस्काउंटिंग अपन किससे करते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से करते हैं। उसके बाद अपन ने बात किया कि कैपिटल की अगर अपन बात करें तो इंडिविजुअली क्या क्या हो सकता है? लोन कैपिटल हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग। तो ये जो पांचों कैपिटल है उनकी पहले अपन क्या करते हैं? इंडिविजुअल कॉस्ट निकालते हैं। फिर उनके बाद इन्हीं को लेके अपन क्या निकालते हैं? वेटेड एवरेज निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी कॉस्ट ऑफ लोन। क्या पे करते हैं लोन पे अपन? इंटरेस्ट। तो कुछ नहीं, अगर आपको कॉस्ट ऑफ लोन कैलकुलेट करना है तो सीधा आपको कॉस्ट ऑफ लोन अगर आफ्टर टैक्स निकालना है तो क्या करोगे? इंटरेस्ट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। तो हालांकि ऐसा कभी नौबत आता नहीं है, जितने भी क्वेश्चन करोगे ऐसा दिया होगा 10% लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। तो साफ पता चल जाता है कि ये 10% क्या है? बिफोर टैक्स है। तो अगर आप 10 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स करोगे तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो ऐसे ही नेट प्रोसीड वगैरह की जरूरत अपने को लोन के केस में नहीं पड़ती है। समझ गए? उसके बाद अगर अपन डिबेंचर पे बात करें, डिबेंचर को यूज करने के लिए हम लोग क्या पे करते हैं? डिबेंचर को यूटिलाइज करने के लिए अपन क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। तो जो वो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वही आपके लिए कॉस्ट है। प्लस इश्यू पे या रिडम्पशन पे कोई लॉस हुआ है तो उसको लेते हुए हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट निकालते हैं। तो डिबेंचर का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? डिबेंचर का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके जो डिबेंचर्स हैं वो इररिडीमेबल है या रिडीमेबल है। अगर आपके डिबेंचर्स इररिडीमेबल हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, ट्रेडिशनल, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके डिबेंचर इररिडीमेबल है तो ट्रेडिशनल मेथड फॉर्मूला यूज होता है। तो के डी आफ्टर टैक्स अगर आपको निकालना है तो इंटरेस्ट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। और अगर आपके डिबेंचर्स क्या है? रिडीमेबल है। वो तब होते हैं जब रिडम्पशन पीरियड दिया हुआ होता है। तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक ट्रायल एंड एरर, जिसको यील्ड टू मेच्योरिटी भी बोलते हैं। तो अगर रिडीमेबल डिबेंचर के केस में ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना हो तो हम लोग यहाँ इंटरेस्ट के साथ साथ इश्यू और रिडम्पशन पे जो लॉस हुआ या बेनिफिट हुआ उसको भी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, के डी आफ्टर टैक्स अगर निकालना है, इंटरेस्ट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस इंटू 100। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो जहां तक अपन यहां बात करें इस फॉर्मूले में आई इक्वल्स टू इंटरेस्ट है, उसके लिए आपको फेस वैल्यू इंटू रेट करना पड़ता है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इशू किस पे हो रहा है या वो रिडीम किस पे हो रहा है। आपको क्या करना है? फेस वैल्यू इंटू रेट करना है, वो इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद अगर अपन यहाँ पे टी की बात करें तो टी आपके लिए टैक्स रेट है। रिडीमेबल वैल्यू मतलब अमाउंट पेएबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, जो बेसिकली फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि रिडीम कैसे करना है तो रिडीमेबल वैल्यू अपन फेस वैल्यू के बराबर मानते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें नेट प्रोसीड, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट प्रोसीड मतलब इशू करने से कितना पैसा मिलेगा। तो इस केस में अगर मैं एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स की बात करूं, एग्जिस्टिंग, तो वहां पे नेट प्रोसीड का मतलब होता है मार्केट प्राइस। भी आपको क्वेश्चन में बोल देते हैं कि अपने को पता होता है एक डिबेंचर का करंट मार्केट प्राइस 98 है, फेस वैल्यू 100 है, इशू भले कितने पे भी किया हो, पर अगर उसका करंट मार्केट प्राइस 98 है इसका मतलब उसका नेट प्रोसीड कितना है? 98 है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग डिबेंचर की बात कर रहे हो, कैसे पता चलता है एग्जिस्टिंग डिबेंचर है? आपको क्वेश्चन में कैपिटल स्ट्रक्चर दिया होता है, कंपनी का ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसमें इक्विटी इतना है, डिबेंचर इतना है, प्रेफरेंशियल इतना है। तो वो जो वहां जो डिबेंचर है वो क्या है?
एग्जिस्टिंग है उनकी क्या लेते हैं, मार्केट प्राइस। और अगर आपको नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो उसके लिए अगर आपको पैसा चाहिए और अगर आप क्या कर रहे हो, न्यू डिवेंचर इशू कर रहे हो, तो फिर वहां पे नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अब आप खुद सोच के बताओ कि अगर नया डिवेंचर नहीं है तो क्या होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होगा, और नहीं हुआ तो क्या होगा, यही होगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि मार्केट प्राइस 98 है बट कंपनी विल इशू न्यू डिबेंचर एट 90, तो क्या लोगे, 90 लेना पड़ेगा ना। नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है, इशू करने से कितना पैसा मिलेगा। तो एग्जिस्टिंग के केस में क्या लोगे, मार्केट प्राइस, और नया है तो इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, और इशू प्राइस नहीं है तो वी विल अज्यूम कि इशू प्राइस किसके बराबर है, मार्केट प्राइस के बराबर। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये लॉजिकली समझ में होनी चाहिए कि बात क्या कर रहे हैं। समझ गए। उसके बाद मुझे बताओ ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है। ट्रायल एंड एरर मेथड में अपन क्या बोलते हैं, केडी क्या है, वो डिस्काउंट रेट है। केडी वो डिस्काउंट रेट है जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू नेट प्रोसीड के बराबर हो जाए। अब वो एनुअल कैश आउटफ्लो क्या होंगे, वो डिपेंड करता है कि आपका लमसम रिडम्पशन है या कन्वर्जन है या इंस्टॉलमेंट है। तो अगर लमसम और कन्वर्जन हुआ तो क्या करोगे, जैसे 5 साल लाइफ है तो 1 2 3 4 5 एनुअल कैश आउटफ्लो में हर साल इंटरेस्ट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स आएगा, लास्ट ईयर में भी वही आएगा, प्लस रिडीमेबल वैल्यू। ऐसा कब, जब लमसम रिडम्पशन हो या कन्वर्जन हो। समझ गए। फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन लोग, हाँ अपन सेटिंग कर लेते हैं और ट्रेडिशनल मेथड से केडी निकाल लेते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, लोअर डिस्काउंट रेट और हायर डिस्काउंट रेट पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे उनके पीवी फैक्टर्स आ जाएंगे और यहाँ पे उनकी प्रेजेंट वैल्यू। तो लोअर रेट पे जो प्रेजेंट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन नेट प्रोसीड, और यहाँ की जो है वो लेस देन नेट प्रोसीड होना चाहिए। फिर उसके बाद आप केडी निकाल सकते हो, वही सेम फॉर्मूला, लोअर डिस्काउंट रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर डिस्काउंट रेट इनटू हायर डिस्काउंट रेट माइनस लोअर डिस्काउंट रेट। और कन्वर्जन के केस वैल्यू का मतलब होता है आप एक डिबेंचर के बदले जितने इक्विटी शेयर दे रहे हो उनकी उस वक्त की प्राइस, एक डिबेंचर के बदले जितने इक्विटी शेयर दे रहे हो उसकी उस वक्त की जो मार्केट प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करके रिडीमेबल वैल्यू निकालते हैं। तो जिसको याद हो अपन ने क्वेश्चन किए हैं, अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन भी किया जिसमें एक डिबेंचर के बदले 5 इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं। अपन ने एक क्वेश्चन किया है जिसमें एक डिबेंचर के बदले क्या हुए, 5 इक्विटी शेयर भी इशू हुए, एक के बदले 2 इक्विटी शेयर भी इशू हुए। तो आपको क्या चाहिए, 5 साल बाद अगर आप एक डिबेंचर के बदले क्या दे रहे हो, 5 इक्विटी शेयर दे रहे हो, तो आपको एक इक्विटी शेयर की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालते हैं, जिससे ढंग से पढ़ा हो। एक तो होता है कि आपको करंट प्राइस दी हुई होती है और हर साल कितना परसेंट प्राइस बढ़ेगा वो दे देते हैं। तो जैसे उस क्वेश्चन में दिया था 4% प्राइस बढ़ता है, और एक क्वेश्चन ये होता है कि आप केई का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। अगर मुझे 5th ईयर एंड की प्राइस निकालनी है तो मुझे केई इक्वल्स टू क्या करूंगा मैं, D6 डिवाइड बाय P5 इंटू 100 प्लस ग्रोथ करके भी निकाल सकता हूं मैं। तो आपको केई डी छठे साल का डिविडेंड ये सब निकालनी पड़ती है। और ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक अपन ने किया नहीं इसका डिबेंचर का रिडम्पशन किस में हो, इंस्टॉलमेंट में हो। अगर इंस्टॉलमेंट हुआ तो हर साल इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू लेके आपको निकालना पड़ेगा। तो ये केडी निकालने का तरीका होता है, केडी। समझ गए।
उसके बाद इसी तरह से अपन क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट कैसे निकलेगा, वो डिपेंड करता है कि प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल है या रिडीमेबल है। फर्क इतना सा है कि डिबेंचर में जहां इंटरेस्ट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स आता है, वो यहाँ पे डिविडेंड आता है, वहां पे उसकी जगह डिविडेंड आता है, बाकी सब सेम है। तो अगर इररिडीमेबल है तो केपी आफ्टर टैक्स निकालना हो तो डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। और अगर आपके प्रेफरेंस शेयर क्या है, रिडीमेबल है, तो दो है, ट्रायल एंड एरर, सॉरी, एक हो गया अपना कौन सा ट्रेडिशनल अप्रोक्सीमेशन, और एक हो गया ट्रायल एंड एरर यील्ड टू मैच्योरिटी। अब रिडीमेबल है तो बड़ा फॉर्मूला लगता है, तो केपी आफ्टर टैक्स में डिविडेंड रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2 इंटू 100। समझ गए? अब इस केस में यहाँ पे डिविडेंड वही है, या तो क्वेश्चन देगा, नहीं तो फेस वैल्यू इंटू रेट करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स यहाँ काम आता नहीं है। रिडीमेबल वैल्यू मतलब अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, जो होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, क्योंकि रिडम्पशन डिस्काउंट में भी हो सकता है। और कुछ नहीं बोला रिडीमेबल वैल्यू के बारे में, तो एट पार। नेट प्रोसीड वही सेम कहानी, अगर एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर है तो करेंट मार्केट प्राइस लेनी है, और अगर आप न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, और या फिर इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन ये कह दे कि करेंट मार्केट प्राइस 30 है, पर कंपनी 25 रुपए पे इशू कर रही है, 4 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो फिर 21 ही लेना पड़ेगा। भले ही मार्केट प्राइस 30 हो, पर इशू 25 पे होगा, 4 फ्लोटेशन कॉस्ट होगा, तो प्रोसीड तो 21 ही होगी ना। समझ गए? फ्लोटेशन कॉस्ट अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दी भी हो, फ्लोटेशन कॉस्ट अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हो तो बाय डिफॉल्ट वो इश्यू प्राइस पे लगती है। और क्वेश्चन कह दे कि फ्लोटेशन कॉस्ट 4% ऑन फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू पे रहेगी। समझ गए? वाईटीएम मेथड में क्या होता है, केपी इज दैट डिस्काउंट रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू नेट प्रोसीड। अब एनुअल कैश आउटफ्लो क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका लमसम रिडम्पशन है या कन्वर्जन है या इंस्टॉलमेंट है। तो लमसम और कन्वर्जन हुआ तो क्या होगा, ईयर लेने 1 2 3 4 5 साल है तो एनुअल कैश आउटफ्लो में डिविडेंड, और यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू। फिर आप इन दोनों केस में चिटिंग करके ट्रेडिशनल मेथड से क्या करो, रेट निकाल दो, फिर वही लोअर रेट और हायर रेट। तो ये लोअर डिस्काउंट रेट और हायर डिस्काउंट रेट पे आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ये ग्रेटर देन नेट प्रोसीड होना चाहिए, लेस देन नेट प्रोसीड होना चाहिए, बाकी वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लेना है। समझ में आया? उसके बाद अपन ने बात किया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अपन ने बोला डिबेंचर पे, लोन पे, प्रेफरेंस शेयर पे हम लोग इंटरेस्ट या डिविडेंड देते हैं फिक्स। दोनों को बाहर निकाल दूंगा क्लास से अभी। हाँ, लोन पे, डिबेंचर पे और प्रेफरेंस शेयर पे फिक्स है कि अपन 10%, 12, 15% क्या करते हैं, इंटरेस्ट या डिविडेंड देते हैं। तो जो देते हैं वही कॉस्ट होती है। अब इशू ये होता है कि इक्विटी पे हम कुछ देते नहीं है फिक्स, इसलिए हम ये मानते हैं कि जो इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करेगा वो देना पड़ेगा, और वही हमारे लिए क्या कॉस्ट है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, केई इज बेसिकली रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा वो देना पड़ेगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न एक्सपेक्टेशन 16% है, दैट मीन्स केई 16% है, क्योंकि डिबेंचर पे, प्रेफरेंस शेयर पे, लोन पे, इन सब पे क्या है, फिक्स है। 10%, 12% इंटरेस्ट डिविडेंड देना, वही कॉस्ट उनको लेके कॉस्ट निकालते हैं, पर इक्विटी पे फिक्स नहीं होता है। तो जितना इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करेगा वो देना पड़ेगा। तो थ्योरेटिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, के इक्वल्स टू रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। और उसके अलावा के निकालने के लिए आपके पास 5 मेथड है। पहला
डिविडेंड प्राइस मेथड, एक अर्निंग प्राइस, एक ग्रोथ, एक कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल और एक रियलाइज यील्ड मेथड। इनमें से आपको बहुत अच्छे से पता है ये 4 मेथड काम आते हैं और उसमें से भी ग्रोथ सबसे ज्यादा काम आता है। इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन अपने पास हैं जो मॉड्यूल में है। तो अगर अपन जैसे नाम से फिक्स है डिविडेंड प्राइस मेथड, ये वो कंपनीज यूज करती है जिनका डिविडेंड पर शेयर कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं डिविडेंड पर शेयर मतलब डी डिवाइड बाय पी जीरो इंटू 100। अर्निंग अर्निंग प्राइस मेथड वो लोग यूज करते हैं जिनका अर्निंग पर शेयर कांस्टेंट है। ये लेते हैं अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय पी इंटू 100। और ये वो कंपनीज लेती हैं जिनके डिविडेंड में फ्यूचर में एक फिक्स रेट से ग्रोथ हो, तो वो लोग ग्रोथ मेथड लेते हैं। कौन सा मॉडल है? गॉर्डन्स का। इसमें आता है D1, बहुत इंपॉर्टेंट है, P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। D1 मतलब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड। अब क्वेश्चन ही बोल दे नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड 2 रुपए, दैट मींस वो ऑलरेडी D1 है। D1 ये प्राइस हमेशा ध्यान रखना, एक्स डिविडेंड चाहिए। ये प्राइस ये P0 ये जो भी है ये एक्सक्लूडिंग डिविडेंड होना चाहिए। तो अगर आपको कम डिविडेंड प्राइस दी हुई तो उसमें से डिविडेंड क्या होगा? माइनस होगा। समझ गए? तो बेसिकली D1 का मतलब होता है D0 प्लस ग्रॉस। D0 मतलब जो लास्ट डिविडेंड पे किया, ठीक है। P0 मतलब करेंट मार्केट प्राइस और G इक्वल्स टू ग्रोथ रेट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ रेट। अगर सीधा दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, रिटेन रेशो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो अगर क्वेश्चन आपको बोलता है डिविडेंड पे आउट 60% है तो 40% नहीं है, रिटेन 40 है। और अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पैसा इन्वेस्ट होता है बिजनेस में उस पर 10% रिटर्न मिलता है, दैट मींस ग्रोथ रेट इज 4%। क्वेश्चन कह दे 80% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, इसका मतलब रिटेन 20 है। और अगर मैं बोल दूं 20% रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर मिलता है तो 4% ग्रोथ है। समझ में आया? आप इस फॉर्मूले को यूज करके मार्केट प्राइस निकाल सकते हो, पर तभी जब ग्रोथ रेट केई से कम हो। अगर कभी भी ग्रोथ रेट केई से ज्यादा हुई फिर आप मार्केट प्राइस नहीं निकाल सकते। तो अपन ने इस फॉर्मूले को यूज करके बहुत सी बार मार्केट प्राइस निकाला है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे 5वें साल के एंड का मार्केट प्राइस चाहिए तो मुझे यहां D6 अपॉन P5 करना पड़ेगा। और अगर मुझे चौथे साल का मार्केट प्राइस निकालना है तो D5 डिवाइड बाय D4 करना पड़ेगा। और अगर 7वें साल का प्राइस निकालना है, हाँ P7 निकालना है तो D8 चाहिए। वो रिलेशन यही है, D0 डिवाइड बाय P, सॉरी ये किसकी वजह से? D1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ। तो आपको जिस ईयर के एंड का प्राइस निकालना है डिविडेंड उससे 1 साल ज्यादा का लेना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद CAPM। अच्छा, इनमें भी रामायण वही है, अगर आप एग्जिस्टिंग के लिए निकालोगे तो P0 ले सकते हो। आप एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर जो ऑलरेडी कैपिटल स्ट्रक्चर में इशूड है उसका कॉस्ट निकालोगे तो यू कैन टेक P0। और अगर आप नए इक्विटी शेयर निकालोगे तो यहां नेट प्रोसीड आएगा। तो ये बात तो सब में कॉमन है, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। अगर आप एग्जिस्टिंग में लोगे तो वहां सब जगह क्या आएगा? मार्केट प्राइस आएगा। और न्यू में लाओगे तो नेट प्रोसीड आएगा। और नेट प्रोसीड मतलब या तो इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, और इशू प्राइस नहीं है तो मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट करना पड़ेगा। समझे क्या? कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल ये बेसिकली रिस्क और रिटर्न पर बेस्ड है। अगर किसी क्वेश्चन में इससे केई निकालना होगा ना तो इनमें से कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी। तो ये कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल रिस्क और रिटर्न पर बेस्ड है। ये बोलता है कि आपकी कंपनी में जितनी रिस्क ज्यादा होगी रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर का उतना ही ज्यादा होगा। और अगर आपकी कंपनी में रिस्क नहीं है
तो जितना रिस्क फ्री सिक्योरिटी पे एक इन्वेस्टर रिटर्न एक्सपेक्ट करता है उतना ही तुमसे भी रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ये होता है के इक्वल्स टू आर एफ। ऐसा कब होगा? जब रिस्क नहीं है। रिस्क मेजरमेंट का फैक्टर होता है बीटा, और यहां पे लेते हैं आर एम माइनस आर एफ। इसको रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि इसको कैसे यूज करते हैं। आप एक एग्जिस्टिंग में बीटा अलग हो सकता है, नया प्रोजेक्ट लोगे तो बीटा अलग होगा, तो चेंज सिर्फ किस में होगा? बीटा में होगा। आरएफ वही रहेगा, रिस्क प्रीमियम मार्केट का भी वही रहेगा, सिर्फ चेंज किस में होगा? बीटा में। उससे के ही चेंज हो जाएगा। और रियलाइज मेथड क्या बोलता है? रियलाइज यील्ड ये उन कंपनीज के लिए काम में लेते हैं जिनका फ्यूचर का अर्निंग पर शेयर या डिविडेंड पर शेयर या डिविडेंड में कितनी ग्रोथ है ये हम फोरकास्ट नहीं कर पाए, तो हम बोलते हैं तो एक काम करो, पिछले कुछ सालों में शेयर होल्डर को जितना रिटर्न मिला उसका आप एवरेज रिटर्न निकाल लो। वही फ्यूचर में तुम्हारे को क्या होगा? देना पड़ेगा, और वही आपके लिए क्या होगा? के ही होगा। तो उसमें एक क्वेश्चन अपन ने किया था मॉड्यूल में, याद है? हार्मोनिक मीन लिया था। तो क्या करते हैं उसमें पता है? अपन ऐसा निकालते हैं, रिटर्न पहले साल का डिविडेंड प्लस पहले साल की एंड की मार्केट प्राइस डिवाइड बाय उसके बिगिनिंग की मार्केट प्राइस, ऐसे रिटर्न निकालते हैं। फिर वो 4 साल का रिटर्न था, चारों को मल्टीप्लाई करके 2 बार रूट किया, -1 किया, वो प्रिंसिपल हटाने के लिए। तो वो 2 क्वेश्चन उस पर बेस्ड है, समझ गए? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का कैलकुलेशन डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स रेट और ब्रोकरेज रेट हो तो के आर इक्वल्स टू के ई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस पर्सनल टैक्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस ब्रोकरेज। सुना? ये के ई कौन सा लेना है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर का लेना है, न्यू का नहीं। और अगर आपको क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स या ब्रोकरेज नहीं दिया हुआ है तो फिर के ई इक्वल सॉरी के आर इक्वल्स टू के ई ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, न्यू का नहीं ले सकते। मतलब के आर इज नॉट इक्वल्स टू के ई ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, क्योंकि रिटेन अर्निंग से जब हम लोग शेयर इशू करते हैं ना, रिजर्व एंड सरप्लस से जब अपन शेयर इशू करते हैं बोनस, तो क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता है। तो इसलिए फिर के आर की कैलकुलेशन के लिए भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आता है। जबकि नया शेयर इशू होता है तो क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना हमेशा इस चीज का। बहुत बार मैंने बोला ये चीज आपको, समझ गए? तो क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो के आर उठा सकते हैं? हाँ और ना भी। हाँ कब? हाँ, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर का जो कॉस्ट है वही सारे फॉर्मूले के आर के होते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर के कॉस्ट का फॉर्मूला में आप नीचे मार्केट प्राइस लेते हो, और रिटेन अर्निंग में भी अपन क्या करेंगे? मार्केट प्राइस ही लेंगे। तो हाँ तो ऐसा और ना तो ऐसा, समझ गए? बस उसके बाद अपन ने निकाला केओ। केओ कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मेट ये होता है, सोर्स अमाउंट में आप बुक वैल्यू भी ले सकते हो, मार्केट वैल्यू भी ले सकते हो, मुझे बेटर लगता है मार्केट वैल्यू। उसके बाद आप यहाँ पे रेशियो ले सकते हो जिसको वेट भी बोलते हैं, और तो अगर आप प्रपोर्शन लोगे तो हमेशा क्या होगा? नीचे 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लिख दो कॉस्ट, पर ध्यान रखना हमेशा आफ्टर टैक्स होता है। उसके बाद आप प्रोडक्ट ले लो, तो ये हो गया तुम्हारा सम ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया तुम्हारा सम ऑफ वेट। अब यहाँ पे क्यू इक्वल्स टू होता है सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट इनटू 100, और अगर आप यहाँ प्रपोर्शन लोगे तो सीधा यही आ जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये कि जब मार्केट वैल्यू लोगे ना, तो मार्केट वैल्यू सिर्फ किसका होता है? इक्विटी का होता है, रिटेन का नहीं होता है। क्या करना पड़ेगा आपको? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू मार्केट प्राइस करोगे ना, तो ये टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। इसको इक्विटी में और रिटेन में डिवाइड करना पड़ेगा उनकी बुक वैल्यू के प्रपोर्शन में। तब जब के आर इज नॉट इक्वल्स टू के, और अगर के आर इक्वल्स टू
यही है, तो फिर मुझे ऐसा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं सिर्फ यहाँ इक्विटी लूंगा और रिटेन अर्निंग को क्या करूंगा, इग्नोर नहीं लूंगा, मतलब फिर मैं, या ऐसा करेंगे इक्विटी की मार्केट वैल्यू में रिटेन जोड़ोगे, नहीं, क्यों, वो ऑलरेडी एडिड है। वो इक्विटी की जो मार्केट प्राइस होती है ना, ये वाली, उसके अंदर ऑलरेडी रिटेन क्या होता है, एडिड होता है, अपने को सिर्फ हटाना पड़ता है। कब, जब के आर के ई क्या हो, अलग अलग है तो फिर अलग अलग लेना पड़ेगा, एक है तो फिर आप ये ले सकते हो। गलती से भी इसमें रिटेन मत जोड़ना, वो ऑलरेडी मार्केट प्राइस के अंदर क्या जुड़ा हुआ है। बस यही रहता है केओ का कैलकुलेशन। तो वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आपको क्या निकालना है, केओ। और कोई स्पेसिफिक पॉइंट रह गया हो तो बता दो, तो मेरे दिमाग में नहीं रहा हूं। बाकी तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी चीजें, वो अलग बात है। ओके, अगर अपन केओ निकालते हैं तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ केओ। एक होता है एग्जिस्टिंग केओ, एक होता है मार्जिनल मार्जिनल और एक होता है रिवाइज। तो जब बोलते हैं ना एग्जिस्टिंग केओ निकालो, तो सिर्फ उसमें एग्जिस्टिंग कैपिटल आती है, मार्जिनल में सिर्फ न्यू, और रिवाइज में ओल्ड प्लस न्यू। ओल्ड बोले तो एग्जिस्टिंग प्लस न्यू, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू को मिला के रिवाइज निकालते हैं। अब मान लो पहले तीन कैपिटल ऑलरेडी थी, चार और नई इशू कर रहे हो, तो एग्जिस्टिंग में तीन आएगी, मार्जिनल में चार, रिवाइज में सात आएगी। और कुछ रह गया हो तो बोलो। इतना ही होता है, समझ गए। बाकी तो आप क्वेश्चन देख सकते हो कि किसके अंदर क्या यूज हो रहा है, स्पेसिफिकली किसी क्वेश्चन में कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो लिखनी चाहिए आपको।